प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ। नया नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं अपने चैप्टर सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज विलियन, और इसमें अपन बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या गुणधर्म। थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको डेल्टा टी एफ से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोलते हैं हिमांक में अवनमन, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि ये एक टेम्परेचर है, ठीक है। इट इज ए टेम्परेचर at which both solid and liquid state exist, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया अपना, इट इज ए टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट। कोई भी सब्सटेंस है, मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, कोई एक पदार्थ की, तो उसके लिए हिमांक जो है, या कहें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि एक ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सी बात थी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको समझ लो कि जब कोई सॉल्वेंट अपने पास प्योर कंडीशन में होता है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर के लिए जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको अपन प्योर कंडीशन में डेल्टा टी नॉट एफ लिख देते हैं। वो होता है प्योर कंडीशन में तो 0 डिग्री होता है वाटर के लिए, मतलब 273 केल्विन। और अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब अपन ऐड करते हैं तो इसका उस केस में क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको अपन बोल देते हैं टी एफ, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। तो ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से दो कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बात को ध्यान रखना। एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो जितना कम होगा, वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ही अपना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन उल्टा था, वहाँ पे अपन ने बोला था कि द बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। क्लियर है कहानी। अब यहाँ से मैं अगर इस केस को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ से मैं क्लियरली ये बात समझ गया कि यहाँ पे जो है टी नॉट एफ इज़ ग्रेटर देन टी एफ, क्योंकि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया और सॉल्वेंट का ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूँ या हिमांक में, कि मतलब ये क्या है, बेसिकली इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस, ध्यान से सुनना, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या है, अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू हायर माइनस लोअर, याद रखना हायर माइनस लोअर, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ से अगर बात करें, राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये,
वहाँ पे अपन ने लिखा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर होता है, तो अपन इसको भी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिंपल सी बात है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा, वो मैंने के ले लिया, तो के एक्स बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और वैरायटी अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखो, ये वाला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आईआईटी, नीट, 12th बोर्ड सब के लिए बहुत ही। और ये यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये फॉर्मेट भी आपको लिखना आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो अब देखो आगे बात करते हैं अपन। तो अभी जो मेरा फॉर्मूला आया वो आया डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और उसी को फिर मैंने क्या लिख दिया था, के एक्स बी। ठीक, अब यहाँ से बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे अब देखो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के इंटू मोल फ्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन अपन जानते हैं के इंटू एन बी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, क्लियर है ये बात। डिवाइड बाई, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इजी रहेगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाई एन ए इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन बी को वो फिर से वही डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन। कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा कि इफ़ सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर विलियन जो है वो बहुत ज़्यादा तनु है, मतलब उसमें सोल्यूट की बहुत ही कम क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो क्या केस बनता है उसको ध्यान से देख लो आप। एन बी विल बी वेरी वेरी लेस देन एन ए। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, मतलब कि सर मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, विलय के मोल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, तो इसको अपन 0 पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से जो नया इक्वेशन बनेगा वो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू, ये तो 0 हो गया तो डब्ल्यू बी डिवाइड में रह जाएगा, डब्ल्यू बी, और ये जो डिवाइड वाला है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो के कांस्टेंट है और एम ए बी क्या है, कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कांस्टेंट, तो इन दोनों को अपन मिक्स फॉर्म में क्या लिख देते हैं, के एफ। और यहाँ पे ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये क्या है, बेसिकली मोलैलिटी है, तो इसको अपन लिख देंगे स्मॉल एन। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ। ध्यान से देख लो, बहुत देखो नीट और आईआईटी के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ उनको क्या देखना है, बेसिकली फॉर्मूला लर्न रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे अपन ने कौन सा स्टेप अप्लाई किया है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ के लिए बात कर रहे हैं, तो के एफ, ठीक है, इनटू में एम, ये अपना डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखें। अब यहाँ पे एम तो क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी मतलब मोललता। ठीक है, और के एफ यहाँ पे क्या है, ये है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको अपन बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला वर्ड आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये तो जनरल ध्यान रखना ही रखना है, उसके बाद क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब देखो मैं आपको इधर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि के एफ बेसिकली क्या है।
ठीक है। तो देखो यहाँ से अपन ने लिखा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ को देखो ध्यान से, देखो इसको घूर घूर के देखो भैया, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो के एफ को मैं यहाँ पे लिखूँ तो के एफ इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। ध्यान से देखो, और इफ़ एम जो है वो हो जाए 1 मोल पर केजी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एम 1 हो गया तो के एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ। तो डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन करेंगे कि के एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है, मतलब कि ये तो क्या है डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। लेकिन कब है ये, जब सॉल्यूशन कैसा है 1 मोलल, सॉल्यूशन कैसा है 1 मोलल, उसकी मोलरिटी कितनी है उसकी 1। तो आप के एफ लिख सकते हो, यानी कि इट इज द टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन। ये ध्यान रखें, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। इसके बाद आगे अगर बात करें तो इसका एसआई यूनिट भी आप मुझे बता सकते हो। एसआई यूनिट तो बच्चा पता कर सकता है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी कंडीशन क्या बनने वाली है कि के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम। अब डेल्टा टी एफ की यूनिट हो जाएगी केल्विन और मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी अपना मोल पर केजी। केजी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये एसआई यूनिट, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में एक के एफ का जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो होता है एम ए आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। इसमें कोई आपको किंतु परंतु क्यों कैसे कहाँ से कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली ये ध्यान रखना है। ये देखो जो अपना सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके ये कई बार पूछा गया फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर नीट एंड आईआईटी ऑल्सो। आरबीएसई में ये आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। क्यों भाई, समझ में आ गई बात। अब देखो थोड़ा सा आगे नया चैप्टर, नया टॉपिक लेंगे। अब नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है अपना ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण तथा प्रासरण दाब। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो टॉपिक है क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको ये भी पता चलेगा यहाँ पे कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है। देखो ये आपके सबके ऑलमोस्ट सभी जानते हैं इसको, लेकिन पहचानते नहीं हैं, ठीक है, या यूँ कहें कि जानते नहीं हैं पहचानते सब हैं। वो क्यों मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि सबके घर में आरओ लगा हुआ रहता है, वाटर प्यूरीफायर, ठीक है। तो इस आरओ का मतलब जो होता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आप देखें तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ऑस्मोसिस बताऊंगा कि ये क्या यहाँ पे केस होता है, ठीक है। बहुत ही इजी बात होने वाली है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे करनी नहीं है आपको। देखो आप एक बात मानो मेरी, मैं कह रहा हूँ तो मान लेना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मान लिया ना। तो ये कोई कंटेनर है, देखो इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, इसके दोनों के बीच में एक ऐसा सेपरेटिंग पोर्शन मैंने रखा है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये बता दूं मैं आपको कि ये एक पोरस होता है। पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे होल होते हैं और ये होल ऐसे होते हैं कि उसमें से सॉल्वेंट जो है वो क्या कर सकता है, पास हो सकता है। इसमें से सॉल्वेंट जो है वो पास हो सकता है, लेकिन इसमें से सोल्यूट के जो पार्टिकल है,
ठीक है, सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो इससे नहीं निकल सकते। ध्यान से समझना कि ये एक ऐसा सिस्टम मैंने लगाया है यहाँ पे जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो इसमें से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इस साइड से इधर जा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें भी मैं कंडीशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ना कि सोल्यूट के। तो इसको अपन बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखूंगा मैं SPM, याद रखना। इसके बहुत सारे, जैसे अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, या एनिमल मेम्ब्रेन भी इसका एग्जाम्पल है, या पर्चमेंट पेपर, ये एक तरीके से फिल्टर पेपर जो होता है उसी की तरीके से होता है। इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल जा सकते हैं, लेकिन इसमें से सोल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते। तो ये बात आप नोट करो। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इधर सॉल्यूशन A लिख दिया मैंने इस साइड में, और इधर सॉल्यूशन B लिख दिया। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, देयर आर टू सॉल्यूशन। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए अब तक कि सर आपने ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो इधर से इधर शो किए, क्या ये इस सॉल्यूशन A और B पर डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो इस टॉपिक की शुरुआत यहीं से होगी कि सबसे पहले आप ये ध्यान रख लेना कि सर बिल्कुल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल का मोशन है, जो पार्टिकल्स किसके, सॉल्वेंट के जो यहाँ से पास होकर एक साइड से दूसरी साइड में जाएंगे, तो वो बिल्कुल डिपेंड करेंगे सॉल्यूशन A और B की कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन A और B की कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो इसी से पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ, उसके बाद एक नई डेफिनेशन या दूसरी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूँ, आप अच्छे से समझ जाना। पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन A लिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन B लिया है, और मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन CA ली है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 लिया है, सॉरी CA और CB। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि यहाँ पर CA की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, मतलब सॉल्यूशन A की कॉन्सेंट्रेशन लेस है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन B इज़ हायर, B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बात को ध्यान रखना, हमेशा हमेशा आपको ये याद रखना है बिल्कुल बिल्कुल कि जब भी सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रेवल करते हैं, इसमें से पास होते हैं, तो वो कौन से कॉन्सेंट्रेशन से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रेवल करते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना कि वो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ट्रेवल करते हैं। फिर से सुनना, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेशन, या सॉल्यूशन A जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन B की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन A से सॉल्यूशन B में जा रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कैसे कि जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है बेटा, जिस सॉल्यूशन की सांद्रता कम है, उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि तनु विलयन। ठीक है, तो ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया अपना। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा अपना, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखना तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन B कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सांद्र विलयन है। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं कहूँगा ऑस्मोसिस क्या होता है, कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कहाँ से, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या बोल सकते हो कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर
विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं आपको लिख दूंगा ये डेफिनेशन। तो ये पहले मैटर क्लियर कर लो कि बेसिकली ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। दूसरा कहाँ से कहाँ पर होता है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ये सॉल्यूशन की जब बात कर रहा हूँ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लो कॉन्सेंट्रेशन, इतनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कि सोल्यूट तो उसमें बचा ही नहीं। तो सोल्यूट नहीं बचा तो ये सिर्फ क्या है, सोलवेंट है। तो इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में तो सोलवेंट क्या है, लो कॉन्सेंट्रेटेड ही है ना, क्योंकि वहाँ पे तो सोल्यूट है ही नहीं। तो सोलवेंट के पार्टिकल्स कहाँ से, सोलवेंट से सॉल्यूशन में ट्रेवल कर जाए। देखो मैंने दो बातें यहाँ पे बड़ी बातें करी है, ठीक है। या तो आप क्या कहेंगे, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आप क्या बोलेंगे, आप इन पॉइंट्स को स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसी से डेफिनेशन हो जाएगी। लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे बात हो रही है सॉल्यूशन की, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ सेकंड पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन से टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। या फिर मैं बोल सकता हूँ सोलवेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको इतना सा ऐड करना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, ये मैंने तीन कंडीशन, आप ये लिखेंगे तो भी डेफिनेशन सही होगा, ये लिखेंगे तो भी डेफिनेशन सही होगा, ये लिखेंगे तो भी डेफिनेशन सही होगा, ठीक है। तो बच्चों फटाफट ये डेफिनेशन नोट कर लो आप, ठीक है। ऑस्मोसिस की ये डेफिनेशन है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बात करते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की। डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस की वजह से, प्रासरण की वजह से सॉल्यूशन में जो प्रेशर डेवलप होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। तो या तो एक तो ये डेफिनेशन बनती है अपनी, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि द एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट रिक्वायर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपको अप्लाई करना है जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो एसपीएम के थ्रू हो रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, वो रुक जाए, ठीक है। प्रासरण के कारण विलयन पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। मतलब यहाँ पे देखो कि ये मैंने क्या किया था, अभी एसपीएम लिया था, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर ट्रेवल करके गए थे। तो मान लो ये क्लोज है कंटेनर, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाएंगे तो इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ये इस डायरेक्शन पे, ये जो इसका कंटेनर क्लोज हो रखा है, इस सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो ये जो प्रेशर लगता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, इसी प्रेशर को अपन क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो, बहुत ईजी है, कि ये प्रेशर डेवलप हुआ तो इसके इक्वल प्रेशर आप इस पर पहले से ही क्या लगा दो, लगा के रख लो, ठीक है। जैसे समझो कि अभी ये ऑस्मोसिस हुआ नहीं और मैंने ये जो पाई यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल प्रेशर यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है। तो क्या यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो इधर ये पिस्टन क्या होना चाहिए, अपवर्ड मूव करना चाहिए। अपवर्ड मूव कब करेगा, जब यहाँ पे प्रेशर लगेगा। लेकिन प्रेशर को तो आपने पहले ही बैलेंस कर लिया ना, तो यहाँ से सॉल्वेंट का पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे।
तो ये एक्सटर्नल प्रेशर की टर्म्स में भी अपन बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रेशर जो होता है इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, सी क्या है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आर क्या है यहाँ पे, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है फॉर्मूला। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को देखो तो वी नो दैट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N बाई वी आर टी, N अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या आ गया, मोलरिटी आ गई अपनी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, और नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं, गिवन मास मतलब डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। ठीक, तो यहाँ से वही मोलर मास अपन फिर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलर मास के लिए आप क्या करोगे, एम बी को इधर ले आओ और पाई को डिवाइड कर दो। तो फॉर्मूला अपना जो है वो क्या बन जाएगा, बहुत इजी फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है। एम बी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई अपॉन पाई इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अपने को ये करनी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ पाई, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखो, एसआई यूनिट इसकी जो प्रेशर की यूनिट होती है वही होती है पास्कल। पहले मैं यहाँ से बात एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, एटीएम प्रेशर की यूनिट है, 1.01 बार के इक्वल होती है, मतलब बार भी प्रेशर की यूनिट है। और ये जो होती है ये होती है 10⁵ पास्कल के इक्वल। पास्कल मतलब एसआई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी। तो ये एक प्रेशर में रिलेशन भी है जो आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात मैं आपको बताऊं इसके बाद में, इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस बता देता हूं, प्रासरण के कुछ एग्जांपल। किशमिश सारे बच्चे जानते हैं, किशमिश है, इसको मैंने पानी में डाला हुआ है। किशमिश कैसा हुआ होता है, सिकड़ा हुआ रहता है, एकदम श्रिंक फॉर्म में रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन होता है जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब मैंने इसको कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया। तो वाटर में रखेंगे तो बाहर तो सिर्फ सॉल्वेंट है, अंदर सॉल्यूशन है। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये जो किशमिश की सरफेस है जो किसका वर्क करती है बेटा, एसपीएम का वर्क कर रही है, तो उसके थ्रू इस सॉल्वेंट वाटर के पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, किशमिश के अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो वो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क करेगा, तो ये किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये क्या हो गया अपना, ऑस्मोसिस हो गया। या इसका दूसरा केस भी अपन देख सकते हैं कि इस फूले हुए किशमिश को अगर मैं चाशनी, यानी कि एक शुगर का बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है चाशनी, उसके अंदर रखता हूँ, तो फिर क्या होगा कि बाहर वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन ये जो किशमिश है इसके अंदर तो सॉल्वेंट के पार्टिकल चले गए हैं, तो अब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद करो और वहाँ पे देखो लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि किशमिश के जो अंदर वाटर गया है वो वापस से इसकी सरफेस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इस चाशनी में आ जाएगा, तो ये किशमिश वापस से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ तो अपन बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रति परासरण। देखो यहाँ पे जनरल सी बात अपन ने क्या लिया था, ये एक मैंने चैम्बर बनाया हुआ है, वहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन,
तो यहाँ से क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेटेड या हाई कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब एक कंडीशन समझना कि इस पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब हाई एक्सटर्नल प्रेशर देन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा मैं प्रेशर अगर मान लो इस सरफेस पे अप्लाई करता हूँ, तो आप इमेजिन करो ऐसा क्या केस बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वापस कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा कब हो रहा है, जब आप यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी कैसा, ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर। तो ये पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप बात को ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पे वही चैम्बर अपना बनाया, एसपीएम बनाया, यहाँ पे सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। अब ये जो है ये एक सॉल्यूशन ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्यूशन बी की, और सॉल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई ए है बेटा, और ये पाई बी है। अब जस्ट एक इमेजिन करनी है आपको, सोचना है कि कोई केस ऐसा है कि जिसमें दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का केस लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, मतलब जहाँ पे है वहीं रहेंगे, क्योंकि प्रेशर में कोई कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ही नहीं है। तो इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल रहेगा, और इक्वल रहेगा तो इस सॉल्यूशन को अपन बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होती है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की इक्वल होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उनका इक्वल होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब समप्रासरी विलयन। अब एक केस ऐसा लो कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कोई भी किसी की भी कम हो सकती है, या तो ए की कम ले लो या बी की कम ले लो, एक के कंपैरिजन में दूसरे को लोअर। ठीक है। तो सी ए लोअर है और सी बी हायर है, मतलब सॉल्यूशन बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेशन ए सॉल्यूशन की क्या है, कम है। इस केस में पाई ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ए का कम हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है उसे बोलते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अति प्रासरी विलयन। और जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, मतलब अल्प प्रासरी विलयन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है शॉर्ट में आपको। अब एक ब्लड सेल का एग्जांपल और ले रहे हैं, ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल जो होता है उसका जो ब्लड सेल जो है उसके अंदर सोल्ट होता है, सॉल्यूशन होता है सोल्ट का, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लमसम एज्यूम कर लेते हैं अपन 0.7। चलो ठीक है। अब देखो ये ब्लड सेल है, इसको मैंने अगर मान लो कोई दूसरा सोल्ट है, ठीक है, उस सोल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.6 है, उसमें अगर मैंने इस सेल को रख दिया तो क्या होगा कि सर ये लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो वो ब्लड सेल जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, स्वेलअप। ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, स्वेलअप, मतलब फूल जाएगी, सूज जाएगी। ठीक है, स्वेलअप हो जाएगी। लेकिन अदर केस में मैं बात करूँ कि 0.8 कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्ट सॉल्यूशन में अगर इसको रखते हैं तो क्या होगा कि अब क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, तो इधर से पार्टिकल इधर जाएंगे तो वापस से जो अपनी क्या है ब्लड सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों केस में मैं बात करूं तो ये तो हाइपरटोनिक, ये हाइपोटोनिक, लेकिन इन दोनों केसेस में बात करें, ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक और ये हाइपरटोनिक। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। ओके, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे वीडियो को आप देख लेना, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो कोई इसमें ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आप जिसको नहीं समझ में आए वो एक बार फिर से रिवाइज करके देखें इस वीडियो को, और जो भी बोर्ड पे मैंने नोट किया है वो अपना नोट डाउन कर ले। ठीक है।